अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी फ़ारूक हबीब ने आज। और फ़ारूक हबीब 28 सितंबर को गिरफ्तार हुए या हिरासत में लिए गए गवादर से। गवादर वो क्या कर रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ से वो बेसिकली किसी मुल्क में जाना चाह रहे थे, ट्रैक क्या था, रूट क्या था, वो आपके साथ शेयर करेंगे डिटेल्स। और नाज़रीन, बात करेंगे फ़ारूक हबीब इस दौरान किस प्रोसेस से गुजरे कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया। कुछ दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मैंने नोटिस की हैं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और नाज़रीन, फ़ारूक हबीब और आज़म खान का सिलसिला जो है वो उसमें एक मुमासलत मैंने तलाश की आज कि आज़म खान और फ़ारूक हबीब के एक बयान जो है वो बिल्कुल आपस में 100% मुशाबा है। तो दोनों की सर्कमस्टांसेस भी जो हैं वो एक जैसे ही थे। तो वो मामला आपके साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स को शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और नाज़रीन, बात करेंगे साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज हो गया है। क्या ज़मानत मिलने वाली है एक दो रोज़ के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें सामने आई हैं। और नाज़रीन, साइफर केस में ही जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पटिशन मुस्तरद हो गई, दरख्वास्त उनकी। तो जनाब, इस वीडियो की डिटेल्स पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं फ़ारूक हबीब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की आज की बड़ी खबर से आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, फ़ारूक हबीब साहब जो हैं ये 28 सितंबर को गवादर से हिरासत में लिए गए। इनके साथ इनके भाई और कुछ इनके अजीज़ भी साथ थे। ये तकरीबन 4 लोग थे जिन्हें गवादर से हिरासत में लिया गया और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। इन्होंने बेसिकली फैसलाबाद से या लाहौर से रब्ता किया था। कोई तकरीबन 12-13 सितंबर को गवादर में किसी पार्टी से, बलूचिस्तान में किसी पार्टी से रब्ता किया था कि वो ईरान के रास्ते, यानी कि बलूचिस्तान के रास्ते ईरान फ़रार होना चाहते हैं और वहाँ से फिर वो आगे निकल जाते हैं यूरोप की तरफ। तो हुआ ये जनाब के फ़ारूक हबीब साहब जो हैं ये गए यहाँ से गवादर से इन्होंने जीवनी जाना था। जीवनी से फिर इन्होंने पार क्रॉस करके जाना था ईरान की तरफ। लेकिन इस रूट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी एक दो लोग गए बाय द वे। तो फ़ारूक हबीब साहब गवादर ही पहुँचे थे कि पहले पार्टियाँ जो हैं वो तैयार बैठी थीं और उन्हें वहाँ से हिरासत में ले लिया गया, पकड़े गए, साथ उनके दीगर बंदे भी पकड़े गए। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर वो गायब हो गए और गायब होने के बाद आज भी, यानी कि उनकी अहलिया की जानिब से जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी लिखा था कि उनके खावन की जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वो बड़ी फ़िक्रमंद हैं। और इस हवाले से शाहीन सेबाई साहब ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि फ़ारूक हबीब साहब जो है वो खुदा न खास्ता वो जो है उनकी डेथ हो गई है तशद्दुद की वजह से। तो शाहीन सेबाई साहब, आप तो मेहरबानी किया करें, कभी आप नसीम शाह के हवाले से ख़बर दे देते हैं, कभी आप जो है मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से ख़बर दे देते हैं, कभी आप जो है ये फ़ारूक हबीब की खबर दे देते हैं। तो ये खुदारा आप एक सीनियर सहाफ़ी थे, आज भी अगर आप हैं तो खुदारा ये झूठ बोलना छोड़ दें। बाकी इसमें जनाब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो डिस्कस करने वाली है कि फ़ारूक हबीब ने अपने बयान में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो यानी कि गायब हो गए थे, वो कहते हैं कि मैं ज़रा सुकून वाली जगह पर चला गया था। मैंने घर वालों से भी रब्ता मैंने मुनक़ता किया और मैं एक सुकून वाली जगह पे चला गया जहाँ बैठ के मैंने ज़रा सोचा भाई कि मैंने क्या करना है इस हवाले से। और आज़म खान साहब के हवाले से भी बिल्कुल ऐसा ही एक बयान सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज साइफर के हवाले से जो केस था उसमें प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने आज अदालत में ये कहा कि आज़म खान पर तनकीद की गई कि आज़म खान का नाम इस केस के गवाहों की लिस्ट में शामिल है। वो तफ्तीशी अफसर के सामने खुद पेश हुए और बयान रिकॉर्ड कराया। असल जो चीज़ है वो जुमला नोटिस करने वाला है। आज़म खान ने बताया कि साइफर वाले केस में दबाव था, इसलिए जहनी सुकून के लिए कुछ अर्सा के लिए वो गायब हो गए थे। तो फ़ारूक हबीब भी जहनी सुकून के लिए, फ़ैसला साजी के लिए कुछ अर्सा के लिए ऐसे गायब हुए कि घर वालों से भी रब्ता मुनक़ता कर दिया। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ को लोग समझते हैं बेहतर, कोई इतना ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से लोग इस पर नासमझी के शिकार नहीं होंगे। लोग बड़े सियाने हैं, वो समझते हैं कि ये मामला पीछे है क्या सारा। और नाज़रीन, जितने भी लोग लापता हुए थे या हिरासत में लिए गए वटेवर, या फिर वो सुकून लेने के लिए कहीं पे चले गए थे, उनमें अब शेख रशीद साहब अभी तक जो है वो सुकून कर रहे हैं। और उनकी हवाले से भी कुछ चीज़ें खबरें सामने आई थी। कुछ दावा किया गया था कि इनका कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। मुझे भी आज फ़ोन आ रही थी कि शायद हम न्यूज़ पे कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। मैंने कहा हम न्यूज़ पे तो नहीं हुआ मेरी इतलात के मुताबिक, बाकी मुझे नहीं पता कहाँ पे उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। लेकिन मेरे पास ऐसी उनके इंटरव्यू के रिकॉर्ड होने के हवाले से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक या कोई ऐसी इत्तला मेरे पास अभी तक कहीं से भी नहीं आई। मैंने चेक भी किया।
बाकी जनाब इसमें अब हुआ ये है कि फ़ारूक हबीब साहब का जो दावा था, उन्होंने आज की जिनकी जो अहम बातें की, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने लोगों की जहन साजी की, फ़ौज के ख़िलाफ़ किया नौजवानों को। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो शरीफ ख़ानदान पे और पीपल्स पार्टी वालों पे तनकीद करते रहे तोशाखाना के बारे से। हमें बाद में पता लगा जी कि खान साहब की अपनी तोशाखाना की घड़ियाँ निकल आई हैं। और ये वो फ़ारूक हबीब साहब है जो 9 मई के वाक़यात के यानी 9 मई के फ़ौरन बाद जो है 10 मई को भी और उसके कुछ दिन बाद भी इमरान खान को डिफेंड करते रहे। और उनका एक वीडियो बयान भी चल रहा है ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा कि इमरान खान ने तो हमें पुरअमन तहरीक का कहा था, कहीं भी तशद्दुद का नहीं कहा। और आज फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो टोटली उलट बात कर रहे हैं। तो वो इतनी यानी कि वो पुरस्कून एक वो ऐसे सुकून वाले प्रोसेस से गुजरे हैं कि जनाब अब वो बिल्कुल यकसर अपने पहले के बयानात, पहले के जो ट्वीट्स थे जो वो करते रहे, उससे यकसर मुख्तलिफ वो उसके अपोजिट आज वो बातें कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है जहांगीर तरीन साहब की। इसके बाद देखना ये होगा कि फ़ारूक हबीब साहब जो हैं क्या वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ चलते हैं या नहीं चलते, चूँकि और फिर ये भी देखना है कि उनके खिलाफ केसेस चलते हैं या नहीं चलते, चूँकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो फ़ारूक हबीब कल तक मतलूब था, अब उसने चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो उसके बाद क्या फ़ारूक हबीब जो है उसके खिलाफ कोई कानूनी केसेस या कोई अदालती केसेस चलेंगे या नहीं चलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, वो ये है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर भी फ़ारूक हबीब पे बड़ी सख्त तनकीद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं फ़ारूक हबीब के ऊपर। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए कि एक बंदा किस प्रोसेस से गुज़रा होगा, किस कर्ब से गुज़रा होगा, और उसने अगर आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे यानी मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरी फ़ारूक हबीब से बड़ी पुरानी दोस्ती है, और जब वो ISF में थे तब से उनको मैं जानता हूँ, जो कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता रहा, और 2013 से ऑनवर्ड मैं फ़ारूक हबीब को जानता हूँ। तो आज जो फ़ारूक हबीब बोल रहा था, मुझे उसकी आवाज़ में थोड़ी सी लग़ज़श महसूस हो रही थी कि यानी कि जो उसकी आवाज़ है, जो उसके अल्फाज हैं, उसका दिल और उसके अल्फाज जो हैं उनमें मुताबिकत पाई नहीं जा रही थी। फ़ारूक हबीब की जो सोच है, वो सोच और उसके अल्फाज में मुझे बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा था, यानी मुताबिकत उसमें नज़र नहीं आ रही थी। ये लग रहा था कि अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं दे रहे फ़ारूक हबीब की, अपनी सोच का, उसके ज़मीर का साथ नहीं दे रहे। एक मजबूरी के तहत वो बंदा बोल रहा है। और आवाज़ फ़ारूक हबीब की अगर आप उठा के देखें पिछली सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ारूक हबीब की आवाज़ आप देखें, बड़ी दबी दबी सी आवाज़ थी, बड़ी एक यानी कि घबराहट में जैसे कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अपने दिल से नहीं कर रहा, बल्कि एक ज़बरदस्ती की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी ये। और फिर दूसरा जनाब एक चीज़ और भी है कि मैं फ़ारूक हबीब साहब के बारे में ऐसा कोई ब्लेम नहीं कर रहा उन्हें, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जिन लोगों ने छोड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर आए, उसमें मेजॉरिटी में जो बहुत जल्दी जो लोग हो गए, एकदम से न्यूट्रलाइज हो गए, कुछ का मॉरल बैगेज था और कुछ के हवाले से उनके कारोबार को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर वो इतना ज़्यादा वो हो गए, परेशान हो गए कि उन्हें छोड़ना पड़ा, उन्हें यह तल्ख़ फ़ैसला करना पड़ा। मेरे एक और दोस्त हैं जनाब, इनके बारे में मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो बताते हैं, एक MPA हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे लिए बड़ी मुश्किल चॉइस है, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ या मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ देता हूँ, इमरान खान को छोड़ देता हूँ, तो फिर मेरे हल्के के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत भी। और कहते हैं अगर मैं नहीं छोड़ता तो फिर मेरे लिए जीना ज़रा मुश्किल हुआ है, तो मुझसे फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि मैं करूँ क्या, बड़ा मुश्किल मरहला है, हम फ़ैसला नहीं ले पा रहे कि हमने करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। तो बाकी जनाब आज की जो अहम ख़बरें हैं उनमें एक तो साइफ़र केस के वाले से इमरान खान की दरख्वास्त थी कि उनका जेल ट्रायल ना किया जाए, बल्कि अदालत में उन्हें ला के पेश किया जाए। साइफ़र केस के अंदर जेल ट्रायल ना हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो उनकी दरख्वास्त थी उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद की, उन्होंने कहा जी कि एक तो आप ख़ुद पहले अदालत में नहीं पेश होते थे कि आपकी जान को ख़तरा है, आपकी जान को खदशा जो था आपने ख़ुद उसका इजहार बरमला अदालत के अंदर भी किया, आपने बाहर भी किया। तो अब जो है आपकी सेफ्टी के लिए है ये इक़दाम कि जनाब आपका जेल के अंदर ट्रायल हो, और जेल में ट्रायल होगा तो खान साहब महफूज भी रहेंगे, उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ट्रायल के वाले से, जेल के अंदर होने वाले ट्रायल के वाले से, तो फिर वो ट्रायल कोर्ट से रजू करें। तो उनकी दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन नहीं की, वो मुस्तरद कर दी गई। हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी
दरख्वास्त दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के हवाले से। अच्छा, खान साहब के मामले पे तो ये उज़र पेश किया गया जनाब कि आपकी सेफ्टी का मसला था, आपकी सिक्योरिटी का मसला था, जिसका खुद आप खदशे का इजहार करते थे, तो इसलिए आपको हम जेल ट्रायल आपका कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने तो कभी कोई ऐसा एक्सक्यूज़ पेश नहीं किया अदालत के अंदर कि उनकी जान को ख़तरा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को ख़तरा है। देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का जेल में ट्रायल होता है या फिर उन्हें अदालत ला के पेश किया जाता है। दूसरा जनाब, आज की एक और अहम चीज़ ये थी कि साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत के हवाले से भी जो केस की समाअत हुई और उस पर बड़े डिटेल दलाइल हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा भाई ये साइफर कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्या होता है प्रोसेस। तो उस पर फिर प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान ने अदालत को आज बताया। उन्होंने एक पूरा इसमें डिटेल उन्होंने स्टोरी सुनाई, अदालत को बताया। जनाब के जो समाअत है मैं उसका मुख्तसर हवाला आपके सामने रखता हूँ। जनाब साइफर गुमशुदगी केस में ज़मानत और इस मुकदमे के खराज के से मुतल्लिक़ समाअत जब हुई तो दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर की मालूमात अवाम तक पहुँचाई जिसके वो मजाज नहीं थे। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर से मुतल्लिक़ रूल्स और कवायद और ज़वाबित की बाबत इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस के सवाल पर प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि साइफर की दो अक़साम होती हैं जिनमें से एक की कम्युनिकेशन की जा सकती है, दूसरी कैटेगरी की नहीं की जा सकती। नहीं, एक साइफर की किस्म हुआ जिससे आप शेयर कर सकते हैं आगे, दूसरी जो है उस पर सख्त ममानियत है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते डिटेल्स उसकी। इसमें जनाब अब ये कहते हैं कि उनका मज़ीद कहना था कि साइफर कोडेड यानी खुफिया ज़ुबान में होता है। क्यों होता है? और इसलिए कि ताकि वो किसी और के हाथ ना लगे, मगर इस मामले में डिकोडेड साइफर को पब्लिक कर दिया गया। और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का मज़ीद कहना था कि जुर्म की सज़ा 14 साल या सज़ाए मौत बनती है। खुफिया दस्तावेज़ को पब्लिक करने पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म आइन के आर्टिकल 248 के तहत इमरान खान साहब को इस्तिस्ना हासिल नहीं था या वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नुमान जो है वो साइफर असिस्टेंट है दफ्तर ख़ारजा में, जिससे साइफर वसूल किया। फिर डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद के हवाले किया गया, वज़ारत ख़ारजा के डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद के उन्होंने हवाले किया। इसके बाद साइफर फिर हसीब बिन अजीज़ और फिर उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद के पास गया। ये पूरी चेन बताई जा रही है। उनके बाद साइफर को PM ऑफिस के ऑफिसर शाहीन कैसर और डिप्टी सेक्रेटरी PM ऑफिस हसीब गोहर के पास भिजवाया गया। सबसे आखिर में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के पास पहुंचा। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने मज़ीद बताया कि आज़म खान के बयान पर तनकीद की गई। आज़म खान का नाम बाहर वो मैं बात कर चुका हूँ कि वो कुछ अर्सा के लिए ज़हनी खून के लिए गायब हो गए थे। फिर राजा रिजवान ने अपने दलाइल में मज़ीद ये भी कहा कि इस केस में असद मजीद और आज़म खान मरकज़ी गवाहान में शामिल हैं। मुझे समझाने के लिए ट्रायल के गवाहों के बयान पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और फिर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है जनाब के सलमान सत्तर साहब ने एतराज़ किया भाई ये गवाहों के बयान क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तो ट्रायल के यानी कि जो होती है आपकी बेल के दौरान आप गवाहों के बयान आप नहीं पढ़ सकते। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी मैं तो समझना चाह रहा हूँ कि ये मामला सारा है क्या। तो फिर अदालत को ये भी बताया गया कि साइफर जो है वो 9 तारीख को रिसीव हो गया था, शाहावर साहब ने बताया। और इस पर जनाब सारे दलाइल जो हो चुके हैं। शाहावर के बाद सलमान सत्तर जो कि इमरान खान के वकील हैं उनके दलाइल भी हुए और उसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया है। सलमान सत्तर साहब ने इस केस की समाअत के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, और सलमान सत्तर साहब ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में अगले 1 से 2 रोज़ में ज़मानत मिल जाएगी। ये बड़ी अहम खबर है कि वो करें 1 से 2 रोज़ में ज़मानत मिल जाएगी। अब देखते हैं कि ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती। ज़मानत मिलती है तो उस हवाले से बैकअप प्लान तैयार है कि वो नैब में जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है बैरियर टाउन वाला, उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। ये तय है कि इलेक्शन तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। इलेक्शन की ना वो किसी अदालत के अंदर उन्हें पेश किया जाएगा ना वो बाहर आएंगे, बल्कि जेल के अंदर ही ट्रायल होता रहेगा उनका तमाम केसेस में। मकसद वही है कि पब्लिक की आंखों से ओझल रखा जाए, लेकिन इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मेरी नज़र में इसका कोई भी फ़ायदा किसी किस्म का नहीं होने वाला। बाकी फ़ारूक हबीब आगे इस जमात के अंदर IPP के अंदर आगे तो फैसलाबाद के अंदर फ़ारूक हबीब का जोड़ पड़ने जा रहा है तलाल चौधरी के साथ। और IPP जो है जिसे मुस्लिम लीग नून की एक एक्सटेंशन कहा जा रहा है, अब देखने हैं कि टिकट वहाँ से जब देगी IPP फ़ारूक हबीब को तो उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून क्या तलाल चौधरी को करवाएगी, अपना इलेक्शन लड़वाएगी या फ़ारूक हबीब के साथ सीट एडजस्टमेंट होती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक आगे पेचा भी पड़ने जा रहा है नून लीग का और IPP के दरमियान, चूँकि दोनों ही मकबूलियत तो दोनों के पास नहीं, दोनों कबूलियत वाली जमातें, तो इन दोनों के दरमियान भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पंजाब के अंदर पैदा होने जा रही है आने वाले दिनों में। तो ये तमाम आज की अपडेट्स थी जो कि आपके साथ शेयर करना थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।